नमस्कार साथियों, वेलकम टू L1 क्लासेस। आज की इस क्लास से हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और देखेंगे हम लोग तो यहाँ पर यहाँ पे बीएससी फर्स्ट ईयर का आज की क्लास में हम लोग सिलेबस पहले डिस्कशन देखेंगे, फिर उसके बाद अगली क्लास से हम लोग इसका जो प्रॉपर कोर्स है उसकी हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे। आप लोगों को ये संक्षिप्त रूप में ये बताया जा रहा है कि मतलब ये L1 क्लासेस के माध्यम से सारी क्लासेस आपको मिलेंगी और ये L1 क्लासेस जो स्टैटिक्स फर्स्ट पेपर का है, अभी मान लीजिए पेपर का डिस्कशन होगा सिलेबस का, फिर उसके बाद पहले हम फर्स्ट पेपर पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद सेकंड पेपर आपको पढ़ाएंगे और फिर इसके बाद जो प्रैक्टिकल आपके रहेंगे वो प्रैक्टिकल्स आपको यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। सारे प्रैक्टिकल्स, चाहे वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के किसी भी डिग्री कॉलेज के हों या प्रॉपर कैंपस के हों यूनिवर्सिटी के, वो सारे प्रैक्टिकल्स आपको मिल जाएंगे यूट्यूब चैनल पे। अगर कोई छूट जाता है, जैसा आपको कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ या फिर अदर यूनिवर्सिटीज़ के लोग जो भी हैं जो इस क्लास को देख रहे हैं, वो उनके यहाँ जो भी मतलब प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होगा या प्रैक्टिकल जो भी दिया जाएगा, अगर उसको नहीं बताया जाता या उस टाइप का कोई क्वेश्चन नहीं बताया गया है तो आप हमें टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप के माध्यम से इस नंबर पे आप संपर्क करिए और इस नंबर पे आप संपर्क करेंगे, इस नंबर पे आप मैसेज कर देंगे तो सारे प्रैक्टिकल्स या फिर सारे डाउट्स आपके जो हैं वो क्लियर कर दिए जाएंगे। ठीक है। और अब इसके बाद यहाँ पे L1 क्लासेस का ये यूट्यूब चैनल है, ये टेलीग्राम का लिंक है। और अगर आप L1 क्लासेस प्रयागराज सर्च करते हैं प्ले स्टोर में तो इस लोगों के साथ एक ऐप दिखाई देगा और उस ऐप को डाउनलोड करके आप बाकी की सारी इन्फॉर्मेशन, बाकी की जो क्लासेस चल रही हैं उन क्लासेस के बारे में आप लोग जानकारी ले सकते हो। ठीक है। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो हमारा सिलेबस है, जो बीएससी फर्स्ट ईयर का सिलेबस डिसाइड किया गया है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के द्वारा, ये 2014 से 2014 से ये एग्जीक्यूट हुआ था और उसके बाद तब से लेके अब तक अभी ये सिलेबस कंटिन्यू है। और अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि जो पहला पेपर है उसको यहाँ पे हम लोग प्रोबेबिलिटी थियरी के नाम से जानते हैं और प्रोबेबिलिटी थियरी के पेपर में पहली यूनिट जो है रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड प्रोबेबिलिटी मेजर्स, ये यूनिट है। और इस यूनिट को पढ़ने से पहले हम आपको थोड़ा सा बताएंगे कि आपको सेट थियरी का जो इंटर के सिलेबस में अलजेब्रा में जो सिलेबस में है, सेट थियरी नॉर्मल जो सिद्धांत हम लोग पढ़ते हैं, समुच्चय सिद्धांत, उसकी एक जानकारी आपको प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए क्योंकि उसी के माध्यम से सारी यहाँ पर लिमिट्स निकाली जाती हैं और इंटरसेक्शन यूनियन जो भी मतलब प्रोबेबिलिटीज़ यहाँ पे दी रहेंगी वो सारी प्रोबेबिलिटीज़ आपको सेट थियरी के माध्यम से ही समझने में आसानी होगी। ठीक है। मतलब हमारे कहने का ये कि सेट थियरी अगर आपको आती है तो बहुत अच्छी बात है और अगर नहीं आती है तब हम आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ जानकारी इसके बारे में यहाँ पर भी देंगे क्योंकि हमारा ये मानना है कि मान लीजिए कि किसी बच्चे ने, किसी की तबीयत ख़राब हो गई, कुछ हो गया और वो प्रॉपर तरीके से पढ़ नहीं पाया, तो यहाँ पर जो उसका सिलेबस है उस सिलेबस को तो हम डिस्कस करेंगे ही प्रोबेबिलिटी का जो है, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी हम एक दो क्लासेस में, शुरुआत के एक दो क्लासेस में पहले सेट थियरी पढ़ेंगे, फिर बाकी हम लोग ये जो हमारा सिलेबस है रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड प्रोबेबिलिटी मेजर्स, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर ये रैंडम एक्सपेरिमेंट पहला आपका जो टॉपिक रहेगा, इसमें रैंडम एक्सपेरिमेंट रहेगा, फिर सैम्पल स्पेस है, इवेंट है, अलजेब्रा ऑफ इवेंट है। अलजेब्रा ऑफ इवेंट का मतलब वही यूनियन इंटरसेक्शन। ठीक है। फिर एक्सियोमेटिक डिफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, फिर प्रोबेबिलिटी स्पेस की चर्चा की गई है, रिलेशन ऑफ एक्सियोमेटिक एंड क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। ध्यान में रखिएगा प्रोबेबिलिटी भी यहाँ पे डिवाइडेड होती है दो पार्ट में और एक्सियोमेटिक और क्लासिकल प्रोबेबिलिटी होती है। फिर रोल ऑफ फ्रीक्वेंसी रेशियो, फ्रीक्वेंसी रेशियो का क्या रोल है, फिर प्रॉपर्टी ऑफ प्रोबेबिलिटी मेजर्स, प्रोबेबिलिटी में इनके क्या मेजर्स हैं, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, इस तरीके के जो रिलेशंस आएंगे उनमें, सब एडिटिविटी, फिर उसके बाद बोल्स इनइक्वलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन ऑफ इवेंट्स, मैचिंग प्रोबेबिलिटी। मैचिंग प्रोबेबिलिटी एक
डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसमें आपको ये बोला जाएगा कि एक मेज है, उसमें 100 खाने बने हुए हैं या 50 खाने बने हुए हैं, और बॉल्स हैं जिस पे 1 से 100 तक या 50 तक नंबर लिखे गए हैं, उनको मैट रैंडम फेंक रहे हैं तो सेम मैच हो जाए, मतलब पहली बाल पहले बॉक्स में, 10वीं बाल 10वें बॉक्स में, इस तरीके से मैच कर जाए, तो उसको हम मैचिंग प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। और इस टाइप की प्रोबेबिलिटीज़ आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत पूछते हैं, स्पेशली जब आप लोग जैम या गेट वगैरह का एग्ज़ाम देने जाएंगे, या फिर कोई हायर लेवल का एग्ज़ाम, ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम देंगे, तो उसमें भी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है। और इन चीज़ों के साथ हम आपको ये बता दें कि जो भी हम सिलेबस यहाँ पे डिस्कस करेंगे, वो सिलेबस इस तरीके से हम लोग डिज़ाइन किए हैं कि जो बीएससी में जेएसओ जो एसएससी में जेएसओ की पोस्ट होती है, या इसके साथ साथ जो स्टेट में जो अदर एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे एएसओ की पोस्ट, और अदर स्टेट्स में जैसे राजस्थान में एएसओ की पोस्ट, फिर यूपी में एएसओ की पोस्ट, या और भी स्टेट्स में एएसओ की पोस्ट आती है, रिसर्च ऑफिसर की पोस्ट आती रहती हैं। तो उन सबको हम ध्यान में रखते हुए सिलेबस को पढ़ाएंगे, और ताकि आप ग्रेजुएशन के बाद एक प्रॉपर आपको जानकारी स्टैटिस्टिक्स की रहे, और जिसके माध्यम से आप का थोड़ा सा सिलेक्शन आसान हो जाए। ठीक है, सिलेक्शन आसान हो जाए कि मेन जो हमारा ग्रेजुएशन का मतलब होता है, ग्रेजुएशन करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होने वाली है। मेन हमारा जो टारगेट होता है, वो टारगेट ये होता है कि एक नौकरी मिले, अच्छी क्वालिटी की एक नौकरी मिले, जिसमें ठीक ठाक सैलरी हो, सब कुछ हो। तो उसके लिए क्या होता है कि कंपटीशन के ज़माने में बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी, और एक स्मार्ट स्टडी आपको करनी पड़ेगी इसके लिए। ऐसा नहीं कि मतलब लगे पड़े हैं दिनों रात, रट्टा मार चल रहा है, लेकिन उसके बाद मतलब उसमें कुछ फ्रूटफुल निकल नहीं रहा है। तो इसके लिए हम आपको ये आश्वस्त करते हैं कि जो भी आपको यहाँ पे सिलेबस पढ़ाया जाएगा, वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए पढ़ाया जाएगा। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का मतलब ये नहीं कि आपको बीएससी का सिलेबस छोड़ दिया जाएगा। बीएससी का सिलेबस विथ रिस्पेक्ट टू कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, इस तरीके से हम लोग पढ़ाएंगे। और यहाँ की प्रोबेबिलिटी पढ़ने के बाद, जैसे पहले बैंक पीओ में या फिर एसबीआई बैंक पीओ में स्पेशली प्रोबेबिलिटीज़ बहुत पूछता था, या इलाहाबाद में जो रेलवे के एग्ज़ाम्स होते हैं, इलाहाबाद मंडल के, यहाँ पे भी बहुत सारे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरीके से हम प्रोबेबिलिटी थियरी या फिर अन्य चीज़ें आपको पढ़ाएंगे कि वहाँ पर कोई आपको समस्या नहीं होने वाली है। प्रोबेबिलिटी थियरी आप जब भी क्वेश्चन देखेंगे, अब तक प्रोबेबिलिटी से आपको डर लगता था, मेरा ये मानना है कि अब तक आपको प्रोबेबिलिटी से इंटर लेवल पे इतनी प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ाई जाती, और इतनी प्रोबेबिलिटी आप पढ़े नहीं होते हैं, इसलिए आपको प्रोबेबिलिटी से थोड़ा सा डर लगता है। तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जब आप फर्स्ट ईयर का सिलेबस कंप्लीट करें, तो आपको प्रोबेबिलिटी में डर ना के बराबर हो जाए। ठीक है, और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, वो उनके क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएँ। ठीक है, तो ये मैचिंग प्रोबेबिलिटी रहेगी। फिर रिपीटेड बर्थडे प्रॉब्लम है, ये भी एक अलग तरीके की प्रोबेबिलिटी होती है। फिर ऑक्यूपेंसी प्रॉब्लम होती है। ऑक्यूपेंसी प्रॉब्लम भी जस्ट बता रहे हैं कि पहली कुर्सी पे पहला आदमी बैठे, चौथी कुर्सी पे चौथा आदमी, इस तरीके से ऑक्यूपेंसी प्रॉब्लम जो आती है, उसकी वहाँ पे हम चर्चा करेंगे जब आएंगे वहाँ पे। तो फिर स्टैटिक्स ऑफ फिजिकल पार्टिकल्स की यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। और फिजिकल पार्टिकल्स का मतलब क्या हो गया कि जैसे मतलब हम ये कह रहे हैं कि एक बैग में 10 बॉल्स हैं, उसमें से एक निकाला जाए, रेड हो इस तरीके से, मतलब वो कुछ फिजिकली प्रेजेंट हो। ऐसा नहीं कि मतलब आप इमेजिनरी क्वेश्चंस कर दीजिए। इमेजिनरी क्वेश्चन में ये कह दिया जाए कि फला आदमी खड़ा है, वो कब मरेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी बता दो। तो ये सब इमेजिनरी प्रोबेबिलिटी कुछ नहीं बताई जाती। प्रोबेबिलिटी वहाँ पे बताई जाती है जहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस काउंटेबल हों। क्यों? क्योंकि नॉर्मली हम जो प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ इवेंट्स इन फेवर ऑफ दैट, मतलब जो भी घटना हो उसके फेवर में जितने इवेंट्स की संख्या अपन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स इन द सैंपल स्पेस, ये जो रेशियो होता है, ये प्रोबेबिलिटी बताता है। और इसमें अगर कोई भी हमारे पास प्रोबेबिलिटी या कोई भी हमारे पास इस तरीके का मतलब एक सेट एग्जिस्ट करे जिसमें इमेजिनरी पॉपुलेशन है, तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी बताना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे आएंगे, फिर एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटी स्पेस पे आएंगे, बेस थ्योरम और इंडिपेंडेंस ऑफ इवेंट्स की हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों का पहला यूनिट होगा। फिर हम लोग दूसरी यूनिट पे आएंगे।
दूसरी यूनिट में क्या है, रैंडम वेरिएबल एंड रैंडम वेक्टर। तो इसमें क्या हो जाएगा, रैंडम वेरिएबल्स की हम लोग चर्चा करेंगे एज फंक्शन। फिर उसके बाद इंड्यूस्ड प्रोबेबिलिटी मेजर्स वाया इनवर्स मैपिंग, ठीक है। और फिर इंड्यूस्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, फिर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की चर्चा हम लोग करेंगे। फिर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एंड देयर प्रॉपर्टीज, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फॉर मतलब कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स। फिर उसके बाद रैंडम वेक्टर, मार्जिनल एंड कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन, इंडिपेंडेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल्स, इनकी हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पर। और ये ध्यान में रखिएगा कि यहाँ से तो ये जो पहला यूनिट है इसमें नॉर्मली जो है एक क्वेश्चन आपका रहता है। नॉर्मली एक क्वेश्चन कभी कभी यहाँ से कम भी कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ से श्योर आपका एक क्वेश्चन ज़रूर रहेगा आपके एग्ज़ाम में। आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर रहेगा, और कभी कभी तो 2 क्वेश्चन भी कर दिया जाता है। तो इसलिए इस यूनिट को, दूसरी यूनिट को अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे कि पीडीएफ को पीएमएफ में या सीडीएफ में कैसे इसकी प्रोबेबिलिटीज़, और फिर यहाँ पे अलग अलग टाइप की प्रोबेबिलिटीज़, पीएमएफ से प्रोबेबिलिटी, पीडीएफ से प्रोबेबिलिटी, फिर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दैट इज़ सीडीएफ, जिसको हम सीडीएफ भी कहते हैं, क्युमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन, उससे कैसे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं, उससे कैसे डेंसिटी फंक्शन निकालते हैं, मतलब पीएमएफ या पीडीएफ, उन सब की चर्चा यहाँ पे अच्छे से होगी। तो यहाँ पे जो टॉपिक है प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का, ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का टॉपिक आपको भविष्य में बहुत काम आने वाला है, ठीक है। कि एक रेंज दी गई है, उसमें प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। और ज़्यादातर केस में यहाँ पर आप लोगों को क्या है कि जो यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस होते हैं वहाँ पे पीडीएफ से सीडीएफ आपको निकालना बता दिया जाता है, लेकिन पीएमएफ से सीडीएफ निकालना आपको नहीं बताया जाता। फिर उसका वाइस वर्सा भी, सीडीएफ से पीडीएफ निकालना बता दिया जाता है, लेकिन सीडीएफ से पीएमएफ कैसे निकाला जाता है वो नहीं बताया जाता। तो हम यहाँ पे उसकी चर्चा करेंगे यहाँ पे, और कुछ उस पर क्वेश्चंस भी देखेंगे। हम सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, क्यों? क्योंकि जो टॉपिक्स वहाँ पे छोड़ दिए जाते हैं वही एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेशली जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है तो, ठीक है। तो आइए हम लोग थर्ड यूनिट पे आते हैं। फिर मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन एंड फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। फिर इसमें मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, मोमेंट फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन, एक्सपेक्टेशन ऑफ जॉइंटली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल्स। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ जॉइंटली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल्स मतलब जहाँ पे ज्वाइंट डेंसिटी की हम लोग बात करेंगे, वो ज्वाइंट डेंसिटी आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सेकेंड ईयर का जो फर्स्ट पेपर होगा, सेकेंड ईयर की जो इन्फ्लुएंस थियरी पढ़ेंगे पहला पेपर, वो यहीं से आगे स्टार्ट होती है, ठीक है। यहीं से आगे उसको थोड़ा सा एक तरीके से हम कहेंगे कि यहाँ की तुलना में वो एडवांस इन्फ्लुएंस होता है। नॉर्मली इसको इन्फ्लुएंस थियरी ही बोलते हैं, और एडवांस इन्फ्लुएंस हम लोग बीएससी थर्ड ईयर में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ से जो है थोड़ा सा वो एडवांस होगा, ठीक है। फिर उसके बाद मार्जिनल एंड कंडीशनल एक्सपेक्टेशन, कोरिलेशन, चेबीशेव इनइक्वालिटी, मार्कोव इनइक्वालिटी, फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स, ठीक है। फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स और ये दोनों यहाँ पे बीएससी सेकेंड ईयर के सिलेबस की शुरुआत करते हैं फर्स्ट पेपर की। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा कि किस तरीके से हमको चीज़ों को कोरिलेट करना है, क्योंकि बीएससी फर्स्ट ईयर से ही काम नहीं चलने वाला है। सेकेंड ईयर में भी जाएंगे, थर्ड ईयर में भी जाएंगे, तो उन चीज़ों के मतलब जो आपके पास जो सिलेबस है उसको इस तरीके से पढ़िए कि वो आगे भी कोरिलेट होते रहें, ठीक है। और फिर उसके बाद स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है। तो इसमें क्या है कि बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, डेरिवेशन ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन एज लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, फिर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और उसके इट्स रिलेशनशिप विद बाइनोमियल एंड पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये इतना सिलेबस डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी। फिर उसके बाद कॉची डिस्ट्रीब्यूशन, फिर बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स मार्जिनल एंड कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन थियरी आपकी यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। अब हम लोग यहाँ पे मतलब जो चीज़ें दी गई हैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन थियरी तो इम्पोर्टेंट है ही, ये भी थोड़ी सी कंटिन्यू होती है, लेकिन वहाँ पे बीएससी सेकेंड ईयर में जब जाएंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन थियरी वहाँ पे भी है, लेकिन वहाँ पे एडवांस डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे जिनको गामा, काई स्क्वायर,
टी डिस्ट्रीब्यूशन, एफ डिस्ट्रीब्यूशन, जेड डिस्ट्रीब्यूशन, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशंस आते हैं। लेकिन यहाँ पे इनका जो कैलकुलेशन होगा मीन वेरिएंस मोड का या मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन, जो तरीके यहाँ से निकाले यहाँ पे निकाले जाएंगे सेम इसी तरीके से वहाँ पर भी हम लोग गामा का स्क्वायर इत्यादि डिस्ट्रीब्यूशंस का मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन और इत्यादि इत्यादि चीज़ें हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, जो भी चीज़ें वहाँ पे रहेंगी। ठीक है, तो ये बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर का सिलेबस हुआ। अब हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर के सिलेबस पे आते, बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकेंड पेपर पे हम लोग आते हैं। तो सेकेंड पेपर में देखेंगे तो ज़्यादातर यहाँ पे सबसे पहले कंप्यूटर का पोर्शन है, कंप्यूटर का पोर्शन भी आप लोगों को पढ़ाया जाएगा और यहाँ पर जो भी इसकी ज़रूरी जानकारियाँ हैं वो आपको दी जाएंगी। ठीक है, तो ओरिजिन ऑफ कंप्यूटर सबसे पहले बताया जाएगा। ओरिजिन ऑफ कंप्यूटर इसलिए भी पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि आपका जब भी एसएससी बैंकिंग या फिर अदर वनडे एग्जाम्स की तैयारी करेंगे तो उसमें ओरिजिन ऑफ कंप्यूटर से एक आध क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट जनरेशन में कौन सा ट्यूब यूज होता था या थर्ड जनरेशन में हम लोग, या ऐसा पूछ लेता वैक्यूम ट्यूब कब यूज होती है, ट्रांजिस्टर की खोज कब हुई थी, ट्रांजिस्टर का उपयोग या आईसी चिप्स का प्रयोग किस पीढ़ी में यूज हुआ, किस जनरेशन में यूज हुआ। तो ये ओरिजिन ऑफ कंप्यूटर इंपॉर्टेंट है। फिर कंप्यूटर जनरेशंस और फिर उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर, फिर हार्डवेयर कंपोनेंट, सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, फिर उसके बाद माउस नेविगेशन टूल्स। तो माउस नेविगेशन टूल्स भी होते हैं कुछ, ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर उसके बाद हिस्ट्री, विंडोज़ हिस्ट्री, इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम की हिस्ट्री क्या रही है। फिर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपको पढ़ाया जा रहा है विंडोज़ का ही ऑपरेटिंग सिस्टम है और जिस पे हम लोग आप लोगों को या ये क्लासेस चल रही हैं विंडोज़ का ही ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही चल रही हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू सिस्टम सॉफ्टवेयर, फिर उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, फिर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007, यहाँ 2007 की ये लोग चर्चा किए हैं। हम आपको यहाँ पे 2016 पढ़ाएंगे, एडवांस वर्जन जो सबसे अभी मतलब ये कह सकते हैं लेटेस्ट है। और जो भी यहाँ पे पावर पॉइंट या फिर जो भी चीज़ें आपको बताई जाएंगी वो एडवांस वर्जन में होंगी। फिर उसके बाद ये ध्यान में रखिएगा इसी कंप्यूटर का यूज करते हुए प्रैक्टिकल भी सॉल्व होंगे, तो अभी आगे जो स्टेसी में आएगा। फिर उसके बाद स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल, फिर प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर मतलब पावर पॉइंट वगैरह कैसे बनाते हैं, फिर इंटरफेस ऑफ ऑल द 3 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, फिर उसके बाद फाइल हैंडलिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग एंड फाइनल आउटपुट। तो ये चीज़ें जब आप लोग प्रैक्टिकल करोगे तो प्रैक्टिकल तो आर पे करोगे, डेटा उसमें इनपुट कर दिया, फिर उसके बाद कमांड दिया और बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कैलकुलेट होके आ गई। और जब इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट होके आ गई तो उनको एक प्रॉपर फॉर्मेट में सेटअप करना होता है। पहले प्रैक्टिकल किस पे कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्ट डिफाइन करना पड़ता है, फिर उसके फार्मूलेशन करना पड़ता है, फिर उसके प्रोसेस क्या हैं, फिर उसमें जो कमांड दिए हैं वो होता है, फिर उसके बाद उसका कैलकुलेशन होता है, फिर फाइनली जाके रिजल्ट लिखना होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे इसमें होगी कि एडिटिंग, फॉर्मेटिंग एंड फाइनल आउटपुट, मतलब क्या कि जो आप प्रैक्टिकल कर रहे हो उसको कैसे हम लोग फाइनल करेंगे। फिर उसके बाद एग्जामिनर या फिर जो आपके टीचर्स होंगे यूनिवर्सिटी या कॉलेज के उस पर देखेंगे, आपसे वाइवा लेंगे, फिर उस पर कुछ नंबर देंगे, जो आपका नंबर फाइनल एग्ज़ाम में जाके वहाँ पे रिफ्लेक्ट भी होता है, मतलब वही आपका प्रैक्टिकल का नंबर भी होगा। फिर उसके बाद एक्सेल एज ए डेटाबेस सॉफ्टवेयर, एक्सेल में किस तरीके से हम डेटा को सुरक्षित कर सकते हैं इसकी चर्चा होगी। फिर उसके बाद सेल रेफरेंसिंग, कंसेप्ट ऑफ लिस्ट, मैनिपुलेशन ऑफ डेटा, फिर डेटा सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग, फिर नेमिंग ऑफ सेल। इसको ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, किस तरीके से रीनेम करते हैं, क्या करते हैं, ये अपने से सीख जाओगे यार, इसमें एक ही बार बताने की ज़रूरत है, बाकी इसमें कुछ होता नहीं रीनेमिंग ऑफ सेल वगैरह में। और फिर उसके बाद फंक्शन से स्पेसिफिकली न्यूमेरिकल या मैथमेटिकल फंक्शंस, हाँ ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा रहेगा कि हम उसमें फंक्शंस जोड़ घटाना गुणा भाग कैसे यूज करते हैं। और फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो हम लोग, हाँ ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे स्टैटिस्टिकल फंक्शन है, लॉजिकल फंक्शन है, फिर इसके बाद लुकअप फंक्शन है, फिर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस यूजिंग एक्सेल, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक, फिर कर्व फिटिंग,
फिर कोरिलेशन रिग्रेशन से संबंधित जो इसकी एनालिसिस होगी, कोरिलेशन रिग्रेशन हम लोग सेकेंड पेपर में ही पढ़ेंगे यहीं पे आगे के सिलेबस में, लेकिन उससे रिलेटेड जो प्रैक्टिकल रहेंगे उनको हम लोग पहले जब तक आर सॉफ्टवेयर नहीं आया था तब तक हम लोग एक्सेल पे ही करते थे प्रैक्टिकल। जैसे जब हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर में थे तो उस समय प्रैक्टिकल एक्सेल पे ही होता था, या बड़े बड़े कैलकुलेटर दे दिए जाते थे, कभी कभी जैसे कंप्यूटर नहीं चल रहा है तो कैलकुलेटर से ही करना पड़ता था और उसमें बहुत ही टाइम लगता था। अब क्या है, अब धीरे धीरे कमांड दीजिए, मीन निकालना है, मीडियन निकालना है, मोड निकालना है, कमांड लिखिए और डेटा उसमें फिट करिए, उसके बाद अपने से रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, तो अब तो बहुत प्रैक्टिकल आसान हो गया है, ये सारी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी, मतलब इसी पे हम प्रैक्टिकल करके ही दिखाएंगे आपको। जो भी यूनिवर्सिटी के या कॉलेज के जो भी आपके पास प्रैक्टिकल होंगे वो प्रैक्टिकल हमें जो नंबर दिया गया है इस पर आप मैसेज कर दीजिएगा और वो सारे प्रैक्टिकल यहीं पे आपको लाइव सॉल्व करके दिखा दिए जाएंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पे एक्सेल ग्राफ्स हो गए, ग्राफ इसमें कैसे बनाते हैं। फिर उसके बाद बेसिक ऑफ इंटरनेट और इट्स एप्लीकेशन इन कम्युनिकेशन। फिर यहाँ से आप देखिए आर स्टैटिस्टिकल पैकेज। ठीक है, फिर उसके बाद बेसिक्स ऑफ आर, आर स्टूडियो एंड आर कमांडर। ठीक है, आर कमांड जो भी इसमें यूज करते हैं। फिर उसके बाद क्रिएशन ऑफ डेटा फाइल, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ डेटा फाइल्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा यूजिंग आर। फिर उसके बाद डिस्क्रिप्टिव ऑफ स्टैटिस्टिक्स यूजिंग आर। ठीक है, ये इतना आपकी यूनिट 1 का सिलेबस होगा। इसमें लिखा बहुत लंबा सा है लेकिन ये बहुत ही स्टेप बहुत छोटे छोटे स्टेप्स हैं कि फाइल को रीनेम करना है तो वहाँ पे जहाँ रीनेम करना है उस पर क्लिक करिए, राइट क्लिक करिए, रीनेम का ऑप्शन आया, जो आपका नाम मन का है वो डाल लीजिए उस पर। लेकिन लिखा कितना बड़ा सा है यहाँ पर देखेंगे तो फाइल मैनेजर, फिर उसके बाद यहाँ पर ये स्प्रेडशीट, फिर ये तब हम प्रेजेंटेशन, बाकी ये एप्लीकेशन, फाइल हैंडलिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, फाइनल आउटपुट, कितने बड़े बड़े ऐसे लिखे हैं। फिर यहाँ पे डेटा सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग, फिर नेमिंग ऑफ सेल, सेल की नेमिंग इतना बड़ा लिखा है, जैसे नेमिंग ऑफ सेल का मतलब बहुत बड़ी चीज़, लेकिन एक छोटा सा कमांड होता है, छोटा सा एक मतलब एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन मतलब यूनिट 1 की बात हो गई। अब यूनिट 2 में हम लोग आते हैं विजुअलाइजेशन ऑफ डेटा एंड डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। ये ध्यान में रखिएगा कि ये जो आपका चैप्टर है, इस चैप्टर से आपका कोई भी एग्ज़ाम देने जाएंगे कंपटीशन का, चाहे वो एसएससी का देने जाएं, बैंक का देने जाएं, या फिर सिविल वगैरह में यूपीएससी में सीसैट का पेपर देने जाएं, या और भी जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, तो ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि एक ग्राफ आपको दिया रहता है, चाहे वो पाई चार्ट हो, बार डायग्राम हो, या फिर कोई भी इस तरीके का डायग्राम दे, हिस्टोग्राम हो, कुछ भी हो, वो आपको दे दिया जाएगा और इस पे रिलेटेड कम से कम 5 क्वेश्चन तो ज़रूर होते हैं, 3 से 5, कहीं कहीं 10 क्वेश्चन भी पहुंच जाते हैं। तो ये टॉपिक आप लोग इस तरीके से पढ़िए कि आपको एसएससी वगैरह की जब बैंकिंग की तैयारी करिए तो ये टॉपिक दोबारा पढ़ना ही ना पड़े। ठीक है, उसमें नॉर्मली परसेंटेज, नॉर्मली कुछ भी जो भी चीज़ें इस तरीके से निकालनी होती हैं उनको हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, या इस तरीके से हम बताएंगे आपको कि ये चीज़ें मतलब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, उचाई कर्व, ये सब तो आपको बताया ही जाएगा। इसके साथ उन क्वेश्चंस को भी कैसे सॉल्व करते हैं उनको भी आपको बताया जाएगा, और उसके माध्यम से आप लोग 2-4 क्वेश्चन एनडीए के, सीडीएस के, इस तरीके के जो भी क्वेश्चंस आपको जहाँ पे भी मिले एसएससी वगैरह के, कहीं भी आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, पेपर डाउनलोड कर लीजिए और यहाँ पर देखेंगे ग्राफ थियरी से, ग्राफ वाले मतलब कुछ एक ग्राफ बना देगा, उस पर 4-5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन पूछा रहेगा। अलग अलग एग्जाम में अलग अलग होता है, कहीं 2-3 क्वेश्चन भी आता है, कहीं 5 क्वेश्चन रहता है, ज़्यादातर केस में 5 क्वेश्चन वाले होते हैं, और फिर उसके बाद 10 क्वेश्चन वाले भी होते हैं। अगर 2 ग्राफ दे दिए गए तो 10 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो यहाँ पर इसको देखेंगे तो 10 क्वेश्चन मतलब नॉर्मली अगर एक नंबर का क्वेश्चन है तो 10 नंबर, और जहाँ पर लोगों का सिलेक्शन आधा नंबर, 1 नंबर, 0.25 नंबर से रुकता है, वहाँ पर 10 नंबर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन के लिए। तो इसलिए आप लोग बीएससी फर्स्ट ईयर लेवल पर ही इन चीज़ों को इस तरीके से पढ़ लीजिए कि जब आगे कंपटीशन की आप तैयारी करने जाइए, या आपके आस पड़ोस में जो लोग रह रहे हैं उनसे पेपर ले लीजिए और 1-2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन इस तरीके के सॉल्व करिए, ताकि आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस आए कि हाँ एग्ज़ाम में जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का नंबर आएगा तो हम कुछ अच्छा करेंगे। ठीक है।
फिर उसके बाद यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल पॉपुलेशन एंड सैंपल्स, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा, ऑर्डिनल डेटा, ऑर्डिनल एंड नॉमिनल डेटा, ये एक प्रकार होते हैं डेटा के। फिर टाइम सीरीज एंड क्रॉस सेक्शनल डेटा, फिर उसके बाद मल्टीवेरिएट डेटा, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेबल विथ वन आर मोर फैक्टर्स ऑफ क्लासिफिकेशन, फिर उसके बाद ड्रामेटिकल, और फिर उसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप्ड डेटा, किस तरीके से इसका हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं। फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड देयर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। फिर उसके बाद हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ओजाइव कर्व, ये ओजाइव कर्व होता है एक तरीके का। फिर स्टेम एंड लीफ चार्ट, ये भी यही इसी चार्ट की हम बात कर रहे हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे बॉक्स प्लॉट, स्कैटर प्लॉट फॉर बाइवेरिएट डेटा, फिर ट्रेस प्लॉट ऑफ मल्टीवेरिएबल डेटा, फिर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, स्क्यूनेस, डिस्पर्सन, मोमेंट, स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस। ठीक है, ये इतना देखेंगे, मेजर ऑफ डिस्पर्सन, मोमेंट एंड स्क्यूनेस, कुर्टोसिस। यहाँ पर जब स्टैटिक्स में ऑब्जेक्टिव एग्जाम में किसी भी एग्जाम में पार्टिसिपेट करेंगे तो वहाँ पर ये देखेंगे इनसे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस जरूर से ज़रूर रहते हैं स्टैटिक्स में, स्पेशली स्टैटिक्स का जब JSO ASO की पोस्ट में एग्ज़ाम आप देने जाएंगे तो वहाँ पे ज़रूर रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगले तीसरी यूनिट आती है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन फॉर बाइवेरिएट डेटा, तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन, फिर मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, फिर कोरिलेशन कोफिशिएंट, फिर कोरिलेशन रेशियो, इंट्रा क्लास कोरिलेशन, रैंक कोरिलेशन, फिटिंग ऑफ सम नॉन लीनियर कर्व, इस तरीके की, या इसी को प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर भी बोला जाता है। ये सारी चीज़ें आपके पास इजीली मतलब आसानी से उपलब्ध करा दी जाएंगी और अच्छे से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, फिर मल्टीवेरिएट डेटा एंड एनालिसिस ऑफ कैटेगोरियल डेटा, मतलब जिसका कैटेगराइजेशन हो सके। ठीक है, और फिर मल्टीवेरिएट डेटा में मल्टीपल रिग्रेशन, फिर उसके बाद मल्टीपल एंड पार्शियल कोरिलेशन फॉर 3 वेरिएबल्स, एनालिसिस ऑफ कैटेगोरिकल डेटा, फिर कंसिस्टेंसी, इंडिपेंडेंस एंड एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स और कोफिशिएंट ऑफ कंटीजेंसी। ये ध्यान में रखिएगा कि ये टॉपिक जो है कंसिस्टेंसी, इंडिपेंडेंस, एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ कंटीजेंसी, ये चीज़ें भी बहुत सारे एग्जाम्स में, वनडे एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। स्पेशली जो एट्रीब्यूट्स थियरी इसको हम कहते हैं, और एट्रीब्यूट्स थियरी में ही इसका देखेंगे तो जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से किया जाता है लोगों के द्वारा कि मतलब क्लासिफिकेशन, फिर उसके बाद डिफरेंट चीज़ों में किस तरीके कितने क्लासिफिकेशन हो सकते हैं, फिर एक छोटा सा कोई क्लासिफिकेशन दे देगा, फिर उसमें एसोसिएशन पूछ लेगा, यूल्स कोफिशिएंट पूछ लेगा, कंटीजेंसी पूछ लेगा, कुछ इस तरीके की चीज़ें आपको पूछ लेगा, फिर या उनकी लिमिट्स पूछ लेगा, कितनी लिमिट्स होती हैं, क्या होती हैं। तो उनकी यहाँ पे हम डिटेल चर्चा करेंगे ताकि आपको जब भी वहाँ पे आप क्वेश्चन सॉल्व करें उनमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर सिलेबस के साथ आप लोग देखेंगे तो आप लोग यहाँ पर कुछ इस तरीके से ध्यान में रखिएगा कि जब भी हम आपको कोई भी चीज़ BSc फर्स्ट ईयर का पढ़ा रहे हैं, BSc फर्स्ट ईयर का, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम यूनिवर्सिटी का केवल एकेडमिक से ही देखें, हमको केवल यूनिवर्सिटी सिलेबस ही अकेले नहीं देखना है। हमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फाइनल क्या है, जिस तरीके से कहते नहीं कि जिस तरीके से मरने के बाद तेरही का कोई मतलब नहीं होता, उसी तरीके से ग्रेजुएशन के बाद बिना नौकरी का कोई मतलब जीवन नहीं होता, या इस तरीके से कहा जाए तो, या ग्रेजुएशन के बाद PG करने का या PhD करने का हम लोगों की भाषा में बोला जाता है। जिस तरीके से ग्रेजुएशन के बाद मरने के बाद तिरही का कोई मतलब नहीं होता, एक मानसिक शांति के लिए आदमी करता है, मानसिक शांति हो, उसी तरीके से यहाँ पर देखा जाए तो ग्रेजुएशन के बाद PG और PhD का यही केवल रोल रह जाता है। ठीक है, तो हमारा ये कहने का मतलब है कि आपको सबसे पहले यहाँ पे करना ये है कि
कुछ इस तरीके का आप पढ़ाई करिए, कुछ इस तरीके से पढ़ाई करिए कि आपको मतलब सिलेक्शन के चांसेस बढ़ें। स्मार्ट स्टडी इसी को कहते हैं। अब जो जिस कंपटीशन में आप भविष्य में बैठने वाले हैं 1 साल 2 साल बाद, उसकी तैयारी आज से ही क्यों ना शुरू की जाए, ताकि जैसे जिस तरीके से हमारा ग्रेजुएशन हो, या बहुत सारे ऐसे लड़के हमारे मतलब जो ऑफलाइन बैच के हैं, बहुत सारे लड़कों को देखेंगे जो आपसे अगर कभी मौका मिला ऑफलाइन बैच में तो मिलवा भी देंगे। उन लोगों का मतलब टारगेट रहा है कि बीएससी, कई ऐसे बच्चे थे जो बीएससी कंप्लीट होने से पहले सिलेक्शन ले लिए, और कुछ लड़के तो हमारी इन बातों से इतना मोटिवेट हुए कि वो बीएससी फर्स्ट ईयर में तो फेल हो गए, लेकिन कहीं एयरफोर्स या फिर नेवी इस तरीके से इन तरीके की जगहों में सिलेक्शन हो गया उनका। तो ये हमारे कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से आप पढ़िए कि हम ये नहीं कह रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर ही फेल हो जाओ, ऐसा नहीं। ग्रेजुएशन का अपना अलग महत्व है, पीजी का अपना अलग महत्व है, लेकिन इस तरीके से आप पढ़ाई करिए कि बीएससी थर्ड ईयर पास होने के बाद 1 साल से 2 साल के अंदर अंदर आपको मतलब नौकरी मिल जाए, फिर उसके बाद अपना लाइफ का एंजॉय करिए। मेरा अपना मानना है 30 साल 35 साल में आईएएस होने से अच्छा है कि 18-20 साल में क्लर्क हो जाओ। ठीक है। अब कुछ लोग इन बातों का विरोध कर सकते हो कि हमको आईएएस ही बनना है। आप आईएएस बनो, अच्छी बात है, लेकिन आईएएस भी बनना है तो आप 22-25 साल 25 साल 28 साल की एज से पहले बनो फिर, ताकि जो ये लाइफ पीरियड होता है 20-21 साल से लेकर 30-32 साल 35 या 40 साल तक का, ये आप अच्छे से एंजॉय कर सको। उसके बाद का जीवन मतलब पारिवारिक जीवन जब होता है तो वो उतना आदमी एंजॉय नहीं कर पाता, लेकिन जब सिलेक्शन के जस्ट बाद का जो 20-21 साल की एज में, आपका 22 साल की एज में अगर सिलेक्शन हो जाता है तो आप 25-26 साल 28 साल 30 साल में जहाँ भी देश में घूमने का मन हो, मैं तो ये कहूँगा सिलेक्शन लीजिए और देश का भ्रमण भी कीजिए। देश में अलग अलग जगहों पे जाइए और उसके साथ देखिए कि देश में क्या है, किस तरीके से लोग हैं। फिर हम ये भी आपको कहेंगे कि जो गरीब घर के बच्चे हैं, जो आपके आस पड़ोस के बच्चे हैं, अगर वो सक्षम नहीं हैं तो आप उनकी भी हेल्प करिए कि ताकि वो भी अपना एक करियर मेंटेन कर सकें, करियर को मतलब अच्छा बना सकें। और कुछ ऐसा मतलब लाइफ के बाद भी कुछ ऐसा काम करिए जिससे मानसिक शांति मिले। कुछ ऐसा मतलब इन्वायरमेंट से जो हम ले रहे हैं ऑक्सीजन, कुछ इन्वायरमेंट को इस तरीके से हम दे के जाएँ, 2-4 पेड़ ही लगा जाए, 2-4 जो जानवर हैं, जंगली जानवर हैं, उनको हम कुछ दाना पानी इस तरीके से डाल दें, या मतलब कुछ ऐसा करना है हमें कि मतलब कुछ ऐसा नहीं कि नौकरी लिए और अपनी ही लाइफ में एक कमरे में एसी लगाए, चद्दर तान के सो रहे हैं सुबह से शाम तक, ऐसा नहीं। तो सिलेक्शन के बाद भी एक जीवन होता है, आप घूमिए, अपने पैसे का एंजॉय करिए, अच्छी बात है, लेकिन कुछ जब आपको लगे कि हाँ मतलब हमें इन तरीके की चीज़ों में, या फिर हमारे घर के आसपास कोई गरीब बच्चा है जो पढ़ नहीं पा रहा, तो उसका भी थोड़ी सी मदद कर दीजिए, ताकि हो सके अगर वो भी टैलेंटेड हो, वो भी कुछ इस तरीके से निकला, वो भी अपना करियर बनाएगा और जीवन भर आपका एहसान मानेगा। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। और ये फिर से हम L1 क्लासेस का यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम का लिंक, इस टेलीग्राम के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं, और ये आपका मोबाइल नंबर जिसके माध्यम से आप हमें मैसेज करके सारी इन्फॉर्मेशन बता सकते हैं कि आपको प्रैक्टिकल में कौन सा प्रैक्टिकल नहीं समझ में आ रहा, कौन सा टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, वो टॉपिक आपको फिर से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। और आप ऑफलाइन में भी अगर मिलना चाहें तो आप हमसे मतलब मिल सकते हैं, थ्रू फ़ोन के माध्यम से कांटेक्ट कर लीजिए, और सैटरडे संडे में ही ज़्यादातर हम कोशिश करेंगे मिलने की, और क्योंकि इसके अलावा भी अपना भी ऑफिस का काम होता है, और ऑफिस के काम के अलावा जो टाइम बचता है उसमें ये टीचिंग की जाती है, क्योंकि हमको टीचिंग पसंद है, और टीचिंग पसंद है इसलिए टीचिंग का काम किया जाता है, कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। और इसलिए आपसे मैंने कहा ना कि कुछ ऐसे काम करिए जो अपने को पसंद हो, जिससे आपका जीवन अच्छा रहे। और टीचिंग का काम मुझको थोड़ा सा पसंद है, इसलिए मैं इस काम में ऑफिस के अलावा भी, नहीं तो नौकरी में है, और नौकरी में होने के बावजूद ये सब पढ़ाने की क्या ज़रूरत है, क्या करने की ज़रूरत है, कुछ नहीं। लेकिन फिर भी पता नहीं कि कुछ ऐसा काम करो जिससे दुनिया याद रखे।
तो वो उसमें एक अच्छा काम ये भी होता है एजुकेशन, दूसरे को एजुकेशन डोनेट की जाए। ठीक है, तो बाकी की क्लास हम लोग आगे जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें फिर हम लोग सिलेबस की चर्चा करेंगे। और आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास, हैव ए नाइस डे।